जय गुरु जी संगत जी। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि गुरु जी की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, जिसको समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरु जी संगत से बहुत ही प्यार करते थे। गुरु जी ने संगत के लिए जो स्वर्ग बनाया, जिसको हम बड़ा मंदिर बोलते हैं, अपार ब्लेसिंग्स, वो मंदिर गुरु जी ने संगत के लिए ही बनवाया, नहीं तो गुरु जी को मंदिर बनवाने की जरूरत नहीं थी। और गुरु जी ने देखिए उस मंदिर में अपने लिए सिर्फ एक कुटिया बनवाई, जिसको गुरु जी कहते थे मेरी तो बस कुटिया थे है, बाकी ये सब ਤੁਹਾਡਾ है। गुरु जी कहते ਸੀਗੇ कि बुरा वक्त आने वाला है। गुरु जी कहते ਸੀਗੇ कि ਜਿਹੜਾ सिमरन ਤੇ सेवा च लग जाएगा वो आराम नाल निकल जाएगा। गुरु जी ये भी कहा करते थे कि संगत जोड़ो। इतनी संगत जुड़ी है, संगत के साथ साथ भीड़ भी जुड़ी है। भीड़ से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपनी संगत से चाहते हैं कि उनकी संगत सिंपलिसिटी के साथ रहना है, निंदा चुगली किसी की नहीं करनी है। अब जो संगत नई जुड़ रही है या नहीं जुड़ी है, वैसे तो नई पुरानी कुछ नहीं होती, नई का मतलब जो रिसेंटली जो जुड़े हैं, अभी उनका ट्रस्ट, अभी उनका विश्वास बनना भी बाकी है। लेट अस ट्राई वर्ड्स गुरु जी यूज किया करते थे, लेट अस ट्राई वासनाएं त्याजा बैठ। हमारे गुरु जी एक रसिक बैरागी गुरु जी है। रसिक बैरागी से मतलब है कि गृहस्थी के काम सारे करवाते हुए वो हमारे कर्मों को काट रहे हैं। जो गुरु जी की संगत है, गुरु जी उसके पुराने कर्मों का लेखा जोखा इसी जन्म में कटवा के ही आगे भेजेंगे। दिस इज फॉर श्योर। ये जन्म जो हमको मिला है, जो हम गुरु महाराज के चरणों के साथ जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। गुरु जी ने हमारे को अपनी चरणों में शरण दी है और वो हमारे कर्मों को कटवा के ही अगले जन्म में भेजेंगे। दिस इज फॉर श्योर। एवरीथिंग गुरु जी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए, बचपन से हमारे अंदर एक गॉड की पिक्चर डाल दी जाती है, गॉड की एक थॉट डाल दिया जाता है कि गॉड वो है जो सिर्फ मूर्ति में है, एंड लाइव गॉड कुछ नहीं होता, एंड दैट मूर्ति दैट इज ओनली द गॉड। गुरु जी ने किसके कर्म किस तरीके से कैसे किस टाइम पे कटवाने हैं, ही नोज। वो टाइमिंग गुरु जी को पता है, वो तरीका गुरु जी का तरीका है। मैंने शुरू में ही कहा कि गुरु जी का काम करने का तरीका, गुरु जी की दुनिया एक अलग ही दुनिया है। गुरु जी ने हर एक चीज अपनी इंडिविजुअल संगत के साथ किसके कर्म कैसे हैं, कैसे कटवाने हैं, ही नोज। और हर एक संगत का इंडिविजुअल कनेक्शन अलग है। एक घर में अगर 4 मेंबर हैं, अंकल आंटी और बच्चे हैं, तो चारों का कनेक्शन गुरु जी के साथ अपना अलग अलग कनेक्शन है। एंड आजकल थोड़ी सी चीजें मैं बताना चाहूंगा संगत को कि आजकल गुरु जी के नाम का थोड़ा सा मिस यूज होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो मैंने कहा कि संगत तो है ही है, संगत के साथ थोड़ी सी भीड़ भी बढ़ रही है। उसके साथ क्या हो रहा है कि गुरु जी के नाम का मिस यूज होना शुरू हो रहा है। और गुरु जी हमेशा कहते हैं कि प्लीज डोंट आस्क मी एनीथिंग फोर्सफुली। मेरे को लोग फोर्सफुली ना मंगया करो, मैंने पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। एंड गुरु जी इज महाशिव। गुरु जी कहते ਸੀਗੇ उस शिव जी कमले ने तो ब्याह करा लिया, मैं तो वो भी नहीं कराया। माता मेरी धी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है। एक बार एक आंटी बड़े मंदिर आई, शी वाज हैविंग प्रॉब्लम ऑफ बैक एक, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, एंड शी वाज ब्रॉट ऑन द स्ट्रेचर। दरबार में बैठी हुई थी। गुरुजी ने उसको शरद वाणी जैसे 2 घंटे की चलती थी संगत, जब गुरुजी लेते थे, उसके बाद किसी को भी गुरुजी खड़ा कर दिया करते थे, चल तू दस सुन की होया तेरे नाल। एंड गुरुजी यूज्ड टू से वन मोर वर्ड वेरी फ्रीक्वेंटली कि सोचो फिर किस तरह। सोचो फिर किस तरह मतलब है कि तुम सोचते रह जाओगे तो पता ही लगेगा कि की होया है। गुरुजी ऑल ऑफ अ सडन आस्क्ड दैट आंटी टू डांस। जगह खाली करवाई गई एंड आंटी ने डांस किया वहां। और गुरुजी ने पूछा, तेरी तबीयत ठीक है? आंटी ने कहा, हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है, चल सत्संग सुना फिर। तो वो आंटी क्या बोलती हैं कि आई वॉज सिटिंग इन दरबार। गुरुजी अपने सिंहासन पे विराजमान थे। आंटी की एक इच्छा थी कि गुरुजी से उसने मांगा था कि गुरुजी मुझे आपके महाशिव के दर्शन करने हैं। तो आंटी जब बैठी हुई थी ध्यान लगा के, तो गुरुजी अपने सिंहासन से उठे, जहां पर वो आंटी बैठी थी वहां तक वो गुरुजी के रूप में आए, और उसके आगे गुरुजी महाशिव के रूप में अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर के बाद वापसी में भी ऐसा ही हुआ, गुरुजी महाशिव के रूप में आंटी के पास तक आए, और आगे जब सिंहासन की तरफ बढ़े गुरुजी, तो गुरुजी के रूप में आ गए। उन सोचो फिर किस तरह। दैट इज व्हाट गुरुजी ने एक एक चीज हमको प्रैक्टिकल करके दिखाई है। मैं एक सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ। डॉक्टर ललित आगरा में हैं, उनकी बेटी दिल्ली में पीजी एकोमोडेशन में रहती थी रादर। दिस इज अ सत्संग ऑफ 2001। और उसकी तबीयत एक दिन अचानक खराब होती है। डॉक्टर साहब उस दिन भी संगत नहीं थे, आज भी संगत नहीं है, बट स्टिल गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैं आपको बताता हूँ। उनकी बेटी की तबीयत खराब होती है और वो अपने पापा को फोन करती है, आगरा, पापा मेरी तबीयत खराब है और आप दिल्ली आइए जल्दी। डॉक्टर साहब इमीडिएटली तैयारी शुरू करते हैं दिल्ली आने की। आगरा से दिल्ली का रास्ता अराउंड 2.5 आवर्स 3 आवर्स का जर्नी है बाई रोड। जो पीजी में जिस एकोमोडेशन में वो उनकी डॉक्टर रहती थी, वहाँ की जो पीजी की इंचार्ज थी, वो डॉक्टर साहब को फोन करती है कि डॉक्टर साहब आपकी बेटी की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, आई एम टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल, आप सीधा हॉस्पिटल आ जाइए। डॉक्टर साहब सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ही हिमसेल्फ बीइंग ए डॉक्टर
वहाँ डॉक्टर काफी, जैसे होता ही है, इकट्ठे हो जाते हैं उनकी डॉटर के पास, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड ट्रीटिंग हर. बाय द टाइम डॉक्टर जानकी रीचेस देयर एट हॉस्पिटल, दैट गर्ल वेंट इनटू कोमा, एंड दैट कोमा वाज सच कि वर्ल्ड में मेडिकल हिस्ट्री में आज तक ऐसा हुआ है कि around 2 or 3 cases maximum has come out of that coma, the kind of coma which she had gone, जो उस कोमा से बाहर आ पाए हैं, एंड दे हैव सर्वाइव्ड. पीजीआई चंडीगढ़ से भी डॉक्टर बुला लिए गए, और भी डॉक्टर्स दिल्ली के जो नॉन डॉक्टर्स थे, they all came there, reached there. In that hospital there was a संगत of गुरुजी. वो डॉक्टर साहब को ये बोलती है कि डॉक्टर साहब यहाँ हमारे गुरुजी हैं छतरपुर में, आप उनके पास जाइए और आपकी बेटी ठीक हो जाएगी. डॉक्टर साहब को गुरुजी का नाम नहीं पता, कुछ पता नहीं. ही वाज नॉट ए संगत आल्सो. डॉक्टर साहब, एक होता है होप्स अगेंस्ट होप. डॉक्टर साहब कहते हैं चलो ठीक है, मैं मंदिर होके आता हूँ गुरुजी के पास. उनको लोकेशन एड्रेस वगैरह दे दिया गया. डॉक्टर साहब हॉस्पिटल से बाहर निकले मंदिर जाने के लिए, तो बाहर एक बाबा जी बैठे हुए थे जमीन पर. डॉक्टर साहब जैसे ही उस बाबा जी के सामने से निकले, वो बाबा जी आवाज देते हैं, ओ डॉक्टर इधर आओ. डॉक्टर साहब, बिकॉज यू नो हिज डॉटर वाज इन ऑन ऑलमोस्ट डेथ बेड एंड ही वाज, परेशानी तो थी ही, उन्होंने उसकी आवाज नहीं सुनी. उस बाबा ने दोबारा आवाज दी डॉक्टर साहब को, ओ डॉक्टर इधर आओ. डॉक्टर साहब ने आवाज सुनी और उसके पास गए. कितने जा रहे हैं? तो बाबा जी पूछते हैं डॉक्टर साहब से. डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं मंदिर आया, वहाँ गुरुजी हैं, तो मैं उनके पास जा रहा हूँ. वो बाबा जी सिर्फ एक ही बात बोलते हैं उनको कि जा, तेरा कल्याण उतना ही होना है. अब उस टाइम एक होता है कि बात सुनी और बात खत्म हो गई. डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठे मंदिर की तरफ निकले. मंदिर पहुंचे, गुरुजी अपने सिंहासन पर विराजमान थे और संगत डेथ हाउस थे. डॉक्टर साहब जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो जो सीढ़ियां हैं जो मेन दरबार की, उन सीढ़ियों पे जाके बैठ गए. थोड़ी देर के बाद एक सेवादार अंदर से आता है और वहां बाहर अनाउंस करता है कि कोई डॉक्टर आगरा से आए हुए हैं, गुरुजी अंदर बुला रहे हैं. डॉक्टर साहब ने सोचा कि मैं तो पहली बार आया हूँ और हाउ डू गुरुजी नोज कि मैं आया हुआ हूँ, हो सकता है और कोई डॉक्टर हो आगरा से जो आया हुआ है. तो बैठे रहे. 5 से 10 मिनट के बाद फिर से वो सेवादार बाहर आता है, तो फिर से वो बोलता है कि एक डॉक्टर जिन्होंने नीली शर्ट डाली हुई है, गुरुजी उनको अंदर बुला रहे हैं. अब डॉक्टर साहब ने देखा कि नीली शर्ट तो मैंने डाली हुई है और आगरा से भी मैं आया हूँ. उठे, वो सीढ़ियों से उठे और अंदर गुरुजी जहाँ बैठे हुए थे, गुरुजी के सामने जैसे ही पहुंचते हैं तो गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं, हाँ डॉक्टर, रेड सूट, फोर्टिस हॉस्पिटल? कहते हैं हाँ गुरुजी. गुरुजी कहते हैं जल प्रसाद ले जा, तो पिला दे, ठीक हो जाएगा. डॉक्टर साहब जल प्रसाद लेते हैं गुरुजी से और वहां से गुरुजी के आगे माथा टेकते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं. हॉस्पिटल पहुंच के वो चम्मच से जल प्रसाद थोड़ा सा अपनी बेटी के मुंह में डालते हैं. जैसे ही जल प्रसाद अंदर जाता है, थोड़ी सी हलचल उस लड़की की बॉडी में होती है. यू नो, एक बेटी अगर डेथ बेड पे हो और एक फादर सामने खड़ा हो तो क्या, कैसे, व्हाट वुड बी द सिचुएशन, यू कैन अंडरस्टैंड. थोड़ा सा जल प्रसाद और पिलाया जाता है उस बेटी को. डॉक्टर साहब पिलाते हैं. बेटी सेंस में आना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर के बाद वो अपने पापा को बोलती है, पापा मुझे भूख लगी है बहुत, मुझे कुछ खाने को चाहिए. लिक्विड या जो भी डॉक्टर्स उस टाइम आसपास होते हैं, डॉक्टर साहब 2-3 दिन 4 दिन वहां रुकते हैं और जो रिकवर हो जाते हैं देन दे गो बैक. यहाँ पे फिर वही सवाल आता है कि सोचो फिर किस तरह हम संगत, हम गुरुजी के साथ, गुरुजी के चरणों में गुरुजी ने हमारे को जोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि हमारे कर्म कुछ ऐसे हैं कि हमें शायद ज्यादा जरूरत है और गुरुजी हमारे कर्म उसी हिसाब से कटवा भी रहे हैं. और गुरुजी की जब मौज होती है ना, यू बिलीव मी, गुरुजी आग में से भी अपनी संगत को बाहर निकाल कर ले आते हैं. गुरुजी हमेशा देते ही है, हमेशा. आप बड़े मंदिर जाइए, जाते ही आपको जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, सुनने को शब्द वाणी मिलती है, लंगर प्रसाद मिलता है. गुरुजी दे ही रहे हैं ना. अगर हम गुरुजी की संगत होकर कोई गलत काम करते हैं तो नाम, हम संगत किसके कहलाते हैं? गुरुजी की. हमारा कोई नाम नहीं है, गुरुजी वाले हैं. तो वो कहा जाता है ना कि एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं और एक बच्चा अगर कोई क्राइम करके आता है तो कहते हैं ना फलाने का पुत्र है करके आया है गलत काम. सो वी ऑल गुरुजी संगत हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, जो गुरुजी का नाम है ना वो खराब नहीं होना. हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि लोगों के विचारों में कुछ गलत चीजें आए. देखिए, जब तक सब काम संगत के ठीक हो रहे होते हैं या जो लेटेस्ट ट्राई पे आते हैं, जो नई संगत जुड़ रही है, तब तक तो हम जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करते हैं. और जहां हमारा काम थोड़ा सा खराब हुआ, हम गुरु जी को भूल जाते हैं. और गुरु जी हमेशा ही चाहते थे कि उनकी संगत हमेशा खुश रहे. मैंने एक चीज जरूर बोली कि हर एक संगत का कनेक्शन इंडिविजुअल कनेक्शन है गुरु जी के साथ. मैं यहाँ पर एक सत्संग और शेयर करता हूँ. एक अंकल एयरपोर्ट पे मिले, जय गुरु जी हुआ, और वो अंकल कहने लगे, अंकल मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ. वो अंकल बोलते हैं कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स थी कि सब कुछ खत्म था.
और कोई उनको बड़े मंदिर लेके गया गुरुजी के पास। बड़े मंदिर जाके जैसे ही एंटर हुए, यू विल गेट द ऑरा, डिवाइन ऑरा जो वहां रहता है। लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, और गुरुजी के साथ ऐसा कनेक्ट हुआ, गुरुजी का भक्त हो गया वो। घर पे उसने गुरुजी की गद्दी लगाई, गुरुजी का मंदिर बनवाया, उसकी प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हो गई, मंदिर वो रेगुलरली जाना शुरू हो गया। 2014 से 2017 तक उसकी सब प्रॉब्लम सेटल हो गई। 2017 में अगेन द प्रॉब्लम स्टार्टेड, इट केम टू हिम विद 3 times मल्टीपल ऑफ दैट व्हाट ही वाज फेसिंग इन 2014। अब फिर वही जब काम खराब होना शुरू हुआ तो कौन गुरुजी और कैसे गुरुजी सब भूल गया वो। क्या हुआ कि उनकी मदर की दोनों नीज की सर्जरी होनी थी, नी जॉइंट्स की। गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में है, तो वहां अपॉइंटमेंट ली गई और सर्जरी का डेट फिक्स हुआ। वो अंकल अपनी मदर से सुबह पूछते हैं कि मम्मी मैं गंगाराम हॉस्पिटल जा रहा हूँ और जो एस्टीमेट था, जो भी दिया गया था, वो पैसे जमा करवा के आता हूँ और कल परसों जो भी सर्जरी का टाइम मिलेगा चलेंगे। उनकी मदर वो अंकल को बोलती हैं कि नहीं अभी तो मत जा, आज मेरा दिल कर रहा है बड़े दिनों बाद कि बड़े मंदिर जाना है गुरुजी के पास पहले। कहता है ठीक है मम्मी। शाम को बड़े मंदिर पहुंचते हैं दोनों माँ बेटा, चाय प्रसाद किया, लंगर प्रसाद लिया, घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन फिर वो बेटा माँ से पूछता है कि माँ आज मैं जाके पैसे जमा करवा दूं और सर्जरी तो करवानी है, आपको पेन बहुत है। तो उसकी माँ भी बोलती है कि नहीं बेटा आज भी रहने दे, तो आज मैं फिर एक बार बड़े मंदिर जाऊँ। वो उनको लेके बड़े मंदिर पहुंचते हैं, लंगर प्रसाद करके शाम को जब घर आते हैं तो गुरुजी केम इनटू द ड्रीम ऑफ दैट आंटी। यह चीज और बताऊं मैं आपको कि गुरुजी जब भी ड्रीम में आते हैं, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी ड्रीम, गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं। उस ड्रीम को कभी भी आप ऑर्डिनरी ड्रीम मत माना कीजिए। गुरुजी ब्लेस करने ही आते हैं, गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं। उन आंटी के ड्रीम में आते हैं गुरुजी और गुरुजी बोलते हैं कि तेनू सर्जरी कराने की लोड़ नहीं है, पंजाबी बाग एक फिजियोथेरेपिस्ट हैगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ 3 दिन मालिश करा तो तेन सर्जरी की लोड़ नहीं है। ये 1-2 मिनट 3 मिनट का ड्रीम होगा मुश्किल से। आंटी सुबह उठती है और अपने बेटे को बोलती है कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट है कोई पंजाबी बाग में, उससे 3 दिन मालिश करवानी है। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट का अता पता ढूंढा जाता है और वो मिल जाता है एंड 3 दिन मालिश करवाने के लिए ले जाया जाता है आंटी को, और उनकी नीज की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बट उस लड़के की प्रॉब्लम्स उतनी की उतनी ही हैं जो चल रही थी। अब वो ये कहता है उस टाइम पे कि अंकल ये बताओ कि मैं अब गुरुजी को भगवान कैसे ना मानूं। मेरी माँ की प्रॉब्लम उन्होंने ठीक कर दी, भगवान है ना वो, मेरी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है, बट स्टिल मैं गुरुजी को भगवान कैसे ना मानूं। उन आंटी का कनेक्शन गुरुजी के साथ इंडिविजुअल था, उस बेटे का कनेक्शन गुरुजी के साथ इंडिविजुअल है। दैट इज वाई हर एक संगत के कर्म इंडिविजुअल हैं, उसके अपने हैं। गुरुजी ने उसको कैसे कटवाना है, कैसे आगे लेके जाना है, दैट ही नोज। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर उस लड़के की प्रॉब्लम उतनी की उतनी है तो वो ये भी सोच सकता था कि मेरा कुछ ठीक हुआ नहीं। एंड दैट इज व्हाट संगत सेज नाउअडेज। गुरुजी अगर कृपा करते हैं तो हमें नजर तो आती नहीं है गुरुजी की कृपा। गुरुजी की हमेशा ये कहा करते थे कि 90% तो मैं ले लेना, 10% ਤੁਹਾਨੂੰ झेलना पैंदा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ परेशान हो जाते हो। गुरुजी अगर 90% हमारी पेन्स को, हमारे प्रॉब्लम्स को अगर अपने ऊपर लेते हैं तो यू सी कि गुरुजी कितनी, यू सी एवरीथिंग कॉस्ट एनर्जी, एनर्जी तो लगेगी ना। और गुरुजी जब चोला में थे तो गुरुजी कभी कभी अपनी मुठ्ठियां बीच लेते थे कि ओ जैसे पेन में होते हैं ना, एंड गुरुजी कुछ दिनों के लिए अदृश्य भी हो जाते थे, जो उनको रिकवरी चाहिए होती थी पाठ करके या जैसे भी जो भी गुरुजी का तरीका था। सो गुरुजी जो 90% पेन लेते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लेते हैं, हमारी दिक्कतों को अपने ऊपर लेते हैं, वो 90% हमको नजर नहीं आती है। हम सिर्फ 10% में घूमते रह जाते हैं और 10% में ही हम परेशान हो जाते हैं। अभी 90-10 का क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेरी आईज में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई और आईसाइट थोड़ी डिम होनी शुरू हो गई। डॉक्टर ने चेक किया एंड डॉक्टर सॉ दैट देयर इज अ ब्लीडिंग ऑन द बैक ऑफ द रेटिना, बिकॉज ऑफ विच आईसाइट में प्रॉब्लम आ रही है। एंड ही टोल्ड मी कि इमरजेंसी में आपको रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज यू मे लूज योर आईसाइट। नागपुर में ही एक उनका जान पहचान के डॉक्टर हैं, रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास भेजा। उन्होंने बोला कि ब्लीडिंग तो है बट हम ट्राई करेंगे लेजर से, 50% चांस है कि लेजर से ठीक हो जाएगा, 50% चांस है नहीं होगा, नहीं होता है तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। अब एवरीथिंग यू सी, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गुरुजी, देयर इज नो कोइंसिडेंस। अब इसमें प्लानिंग गुरुजी की देखिएगा आप। आई रीच टू दैट डॉक्टर लेजर, मैंने उसको, डॉक्टर ने बोला ठीक है हम 6 सीटिंग लेजर की करते हैं, वी विल सी द इंप्रूवमेंट। 6 सीटिंग लेजर की हो गई। अब जब 6 सीटिंग लेजर की खत्म हुई तो डॉक्टर बोला कि इंप्रूवमेंट तो नहीं आ रहा है, आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब देयर आर 2 रेटिना स्पेशलिस्ट इन इंडिया, वन इज डॉक्टर श्रॉफ इन ग्रेटर कैलाश एंड वन इज डॉक्टर पटनायक इन हैदराबाद। अब सवाल ये आया कि हैदराबाद जाएं या दिल्ली आए। गुरुजी ने विचार डाला कि दिल्ली जाना। गुरुजी आपको वहां खींच के ले जाएंगे, जहां गुरुजी ने आपका इलाज करवाना है वहां गुरुजी अपने आप आपको खींच के ले जाएंगे। डॉक्टर श्रॉफ से अपॉइंटमेंट ली गई। आई केम टू दिल्ली। इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंड कि मेरी राइट लेग में पेन शुरू हुई इन द थाई,
अभी आंख की प्रॉब्लम तो चली रही थी और थाई की जो पेन थी वो अलग से शुरू हो गई, और ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया मैंने वहाँ। ऑर्थोपेडिक्स ने 15 दिन की दवाई दी, बट वो पेन कम नहीं हुई, वो पेन वो बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे। अब दो प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई, एक तो आंख की प्रॉब्लम, एक ये पेन शुरू हो गई। स्लोली स्लोली पेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग। एक्सरे किया गया, एक्सरे में कुछ नहीं आया। डॉक्टर श्रॉफ से चेकअप करवाने के लिए मुझे दिल्ली आना था। डॉक्टर श्रॉफ ने चेक किया, सब किया, एंड ही गेव मी द डेट ऑफ 4 अगस्त 2016। अब ये पेन टांग की इतनी ज्यादा हो गई थी कि आई वॉज नॉट एबल टू वॉक। मेरे को अगर बैठना भी होता था तो ये राइट लेग मेरे को सीधी करके बैठना पड़ता था। दवाइयां के साथ साथ इतनी पेन होती थी, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, और मैं ब्रूफेन बेड की साइड टेबल पे रखा करता था, और 2-3 घंटे में ब्रूफेन खा लेनी, बट स्टिल पेन वॉज अनबियरेबल। व्हेन आई केम टू दिल्ली फॉर दैट अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर श्रॉफ, तो आई वेंट बैक टू नागपुर। अब ये जुलाई में, जून जुलाई के में अपॉइंटमेंट ली थी 4 अगस्त की। अब जब मैं वापस पहुंचा तो पेन इतनी ज्यादा थी टांग की, तो डॉक्टर ये बोला कि जो नागपुर में डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक्स था, कि एक्सरे में भी कुछ नहीं आया है और इसका करना पड़ेगा एमआरआई। आई सेड ओके। एमआरआई हुई, और एमआरआई में थाई के अंदर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग लंप वाज डायग्नोज्ड। इधर से आंख की प्रॉब्लम, इधर से आंख की सर्जरी की डेट नजदीक आ रही है, और टांग का पेन अनबियरेबल। मैं आपको 90 और 10 का जो 90% गुरुजी लेते हैं और जो 10% हमें झेलना पड़ता है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट। डॉक्टर वहां नागपुर में बोलता है कि इसका बायोप्सी करते हैं एंड वी विल सी द रिजल्ट। आई स्पोक टू माय इन-लॉज हियर, दे सेड कि नथिंग डूइंग, आपने वहां कुछ नहीं करवाना है, यू फ्लाई टू दिल्ली टुमारो मॉर्निंग। अकॉर्डिंगली आई रीच्ड दिल्ली, एम्बुलेंस वाज अरेंज्ड, आई वाज नॉट एबल टू वॉक इवन। यहाँ बीच में मैं एक चीज बताना आपको भूल गया कि जब मैं दिल्ली आया हुआ था तो मेरा छोटे वाला बेटा बोलता है कि पापा, हम नागपुर वापस जाने से पहले एक बार बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने चलो बेटा, मैं चल तो सकता नहीं हूँ, बट वो कहने लगा कोई बात नहीं, मेरा कंधा पकड़ के चलना, और वहाँ सेवादार अंकल से मैं रिक्वेस्ट करके और अरेंज हो जाएगा सब, व्हील चेयर भी होती है वहाँ। ही एंड मी बोथ वेंट टू बड़े मंदिर। बड़ी मुश्किल से सेवादार अंकल ने सीढ़ियां वीढ़ियां चढ़वा के ऊपर दरबार में भेजा। दरबार में पहुंचते ही जैसे ही गुरुजी के सिंहासन के सामने मैं पहुंचा, मेरे मन से ये की अरदास निकली थी कि गुरुजी, मैंने आपके सामने चौकड़ी मार के बैठना है, अब आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट वाज द ओनली थिंग आई टोल्ड गुरुजी। दरबार से बाहर चेयर पे बिठाया गया, लंगर प्रसाद किया, चेयर पे बैठ के टांग सामने एक चेयर और रखी गई, उसके ऊपर टांग सीधी करके लंगर प्रसाद किया, एंड वी केम बैक एंड आई वेंट बैक टू नागपुर। डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, सब किया, एमआरआई रिपोर्ट्स देखी, सब देखा, तो बायोप्सी के लिए उसने बोला कि बायोप्सी करनी पड़ेगी, एंड नीचे ही अपोलो में ग्राउंड फ्लोर पे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। शाम को अराउंड 6-6:30 बायोप्सी वाज डन। इन आफ्टर 3 और 4 डेज वो रिपोर्ट आती है बायोप्सी की। उस रिपोर्ट में ये आया कि नो कैंसरियस टिश्यूज आर फाउंड विद गुरुजी's ग्रेस। बट डॉक्टर टोल्ड मी कि ठीक है, आपके कैंसरियस, इट इज नॉट कैंसरियस, दैट लंप इज नॉट कैंसरियस, बट स्टिल लंप इज देयर, इसका हमको सर्जरी तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी टांग काटनी पड़ जाएगी, आप हैंडीकैप्ड हो जाओगे, व्हील चेयर पे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सो मेनी थिंग्स। आई सेड ओके। मैंने उससे बोला कि डॉक्टर साहब, मेरी आई की सर्जरी है 4 अगस्त की, अब मैं पहले आई सर्जरी करवाऊं या पहले ये वाली सर्जरी कराऊं? वो कहता डिसीजन इज योर्स। मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी ने आदेश हुआ कि आई की सर्जरी पहले करवानी है। आई सर्जरी हो गई 4 अगस्त को। पोस्ट ऑपरेटिव दैट रेटिना जो सर्जरी रहती है उसमें काफी कुछ प्रिकॉशंस रहती हैं, दवाइयां वगैरह बहुत डालनी पड़ती हैं। 15 दिन के बाद माय कजन ब्रदर इज देयर इन दिल्ली, ही टोल्ड मी कि बिफोर वी गो फॉर दिस लेग सर्जरी, लेट अस हैव another opinion at PGI मेडिकल कॉलेज रोहतक, जिसको आजकल PGI रोहतक बोला जाता है। His friend was there who was head of orthopedics, and we reached there, उससे बात हुई और उसके पास पहुंचे, उसने रिपोर्ट्स वगैरह सब देखी। तो वो मेरे से पूछता है, डॉक्टर जो पीछे ही रोहतक वाला डॉक्टर है, कि आपकी जो है यहाँ थाई का, इसका अल्ट्रासाउंड हुआ है क्या? मैंने, डॉक्टर साहब अपोलो में सारे टेस्ट हुए हैं, मुझे ये याद नहीं है कि आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है कि नहीं हुआ। तो उनकी वाइफ रेडियोलॉजी की हेड थी, तो अपनी वाइफ को फोन करते हैं इंटरकॉम से कि आए हुए हैं और इनका ना अल्ट्रासाउंड करता है जल्दी। जान पहचान थी, तो इनफॉर्मल अल्ट्रासाउंड देकर उन्होंने कहा ठीक है आप खड़े रहो, मैं ऐसे ही खड़े खड़े आपका अल्ट्रासाउंड करती थी। तो वो जेल वेल लगाई उन्होंने और अल्ट्रासाउंड करने लगी, तो स्क्रीन पे शी वाज नॉट एबल टू लोकेट दैट लंप। वो अपने हस्बैंड को फोन करती हैं कि आप जरा नीचे आओ, मुझे तो यहाँ इसमें लंप नजर नहीं आ रहा। ही केम डाउन, ही आल्सो सॉ दैट एंड देयर वाज नो लंप एट दैट टाइम। वापस उनके पास ऊपर गया मैं, तो वो कहने लगे कि ठीक है, लंप, आपको सर्जरी वर्जरी की जरूरत नहीं है इसकी, आप ये दवाइयाँ 15 दिन और कंटिन्यू करो, एंड धीरे धीरे ठीक है सब्सिडाइज हो जाएगा आपका पे। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे उसके बाद ना तो वो लंप है और ना वो पेन है, जिसको हम कहते हैं कि 90% जो गुरुजी ने लिया वो मुझको नहीं दिखता, या वो संगत को नहीं दिखता। जो 10% मैंने झेला है बिकॉज ऑफ देयर कार्मिक्स, देयर कर्मास, वो संगत परेशान हो जाती है कि गुरुजी की कृपा क्यों नहीं होती। गुरुजी की कृपा तो वो 90% में भी तो गुरुजी की कृपा है। मेरा कहना ये है, जो 90% गुरुजी ने काट दिया बगैर किसी तकलीफ के, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं।